परमाणु, अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। परमाणु एक सबसे छोटा पार्टिकल या कण। छोटा मतलब इतना छोटा कि हम उसको देख ना पाए, उसकी परिकल्पना तक ना कर पाए, और जो कि अविभाज्य हो, जिसे हम काट तक ना सके उस कण को, वह कण परमाणु होता है, एटम होता है। अब इस तरह की विचार आज से हजारों साल पहले हमारे दार्शनिकों ने दिया, जैसे भारतीय या ग्रीक दार्शनिकों ने इस तरह के विचार को रखा। उन्होंने बताया कि किसी भी चीज को, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज को अगर काटते जाए और छोटे से छोटे कणों में उसको रखते जाए, और एक कण ऐसा आएगा कि जिसे हम ना काट पाएंगे, उसको विभाजित नहीं कर पाएंगे, जो अविभाज्य होगा वही कण परमाणु होगा। महर्षि कनाड ने यह बात कही थी, ये विचार रखा था। महर्षि कनाड भारतीय दार्शनिक थे। बेसिकली कनाड कहा जाता है, कई कहानियां है कि कनाड उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो कणों को खाते, छोटे छोटे कणों को खाते थे, ईटर थे, ये एटम ईटर थे, या छोटे कण, धान्य के कणों को खाते थे, इसके नाते कनाड। या फिर कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कणों के लेकर अपना विचार या परमाणु को लेकर अपना विचार रखा, तो इसके नाते उनका नाम कनाड रखा गया। और इसके अलावा और भी फिलोसफर थे। एक और फिलोसफर ने उन्होंने कहा कि कण बेसिकली जो ये जो कण होते हैं सामान्यतः संयुक्त रूप में होते हैं, और ये संयुक्त रूप में होकर हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों को हमको दिखाते हैं। द्रव्य के भिन्न भिन्न रूप मतलब कि लिक्विड, द्रव, ठोस, सॉलिड या गैस। तो ये इस तरह के माध्यम को हमको देखने को मिलता है। इनके एटम और ये सभी द्रव्य, ये द्रव्यों के ये सभी रूप परमाणुओं से मिलकर बने हैं, कणों से छोटे से छोटे कणों जो कि परमाणु होते हैं उनसे मिलकर बने हैं। तो इस तरह के विचार पहले से रख दिए, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, कोई शोध नहीं हुआ था उस वक्त। और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक तत्वों और यौगिकों को लेकर हमारी कोई समझ नहीं बनी थी। 18वीं के अंत तक जाते जाते तत्व और यौगिक को हम समझ पाए। हमको ये हम ये पता कर पाए कि आखिर जल जो होता है वो तत्व ना होकर एक यौगिक है। मतलब तत्व, पहले तो आप जानिए तत्व होता क्या है। तत्व एक प्योर सब्सटेंस है, एक प्योर मतलब शुद्ध पदार्थ है, जिसकी अपनी एक बेसिक गुण होते हैं। उनका एक भौतिक गुण होता है, रासायनिक गुण होता है, और प्रत्येक जो तत्व के प्रत्येक परमाणु जो होते हैं, उस मान लीजिए जो तत्व है उसके प्रत्येक परमाणु में ये गुण, सभी परमाणुओं में, उस तत्व के सभी परमाणुओं में कॉमन गुण होता है, सभी में वही रहेगा, चाहे जहां से जिस स्थिति में पाए गए हों वो तत्व। तो ये कॉमन उसके प्रॉपर्टीज हैं, ये तो ये हुए तत्व। और इन तत्वों, एक, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो एक पदार्थ बनाते हैं जो होता है कंपाउंड। वह कंपाउंड यौगिक। तो आखिर जल यौगिक है क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना है। तो ये समझ हमको बाद में जाके 18वीं सदी के अंत तक पता चला हमको इस पर। और कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और हमें बताया, उन्होंने कि तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो क्या बनता है, और कैसे संयोग करते हैं, कैसे मिलते हैं, और तत्वों के रासायनिक संयोजन के नियम को रखा सामने। जैसे कि साइंटिस्ट आत्वा एल लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट, तो ये वैज्ञानिक और उनके साथ और भी वैज्ञानिक मिलकर उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने एक प्रायोगिक कार्य किया, जिसमें तत्पश्चात रासायनिक संयोजन के दो नियमों को उन्होंने सामने रखा है। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम को पढ़ने से पहले हम एक और बात यहाँ पे ध्यान देना चाहेंगे कि जो तत्व की हमने बात की, ये हमारे पास ये तत्व है कौन कौन से। जैसे कि स्क्रीन पे दिया हुआ है ये चमकदार पदार्थ, यह है सोना, ये काला वाला ये कार्बन, यह है सोडियम। ये सभी एलिमेंट्स जो हमारे आसपास, जो कि
हमारे आसपास या धरती पर पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्स मतलब अभी तक जितने भी एलिमेंट तत्वों का पता चला है, इसको हमने इस पीरियोडिक टेबल पर जगह दी हुई है। इसको एक सिस्टम में रखा गया है उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के परिवर्तन के साथ, और जितने भी इस एलिमेंट्स को खोजा गया है, अभी तक पाया गया है, जिसके लेकर हमारी समझ बन पाई है, ये इस पीरियोडिक टेबल में है। ये तत्व, इनमें से हमने बात की सोडियम और सोना, कार्बन और सोडियम की। जैसे हमारा बाल जो है, इस बाल में कार्बन है। अब कार्बन के कितने पार्टिकल्स हैं जानते हैं आप? इसमें छोटे कण हैं, कितने परमाणु? लाखों पर, हजार नहीं, लाखों करोड़ों परमाणु एक बाल में। और इन सभी परमाणुओं की प्रॉपर्टी जो गुण है वो सेम है, क्योंकि ये कार्बन की परमाणु, एक तत्व कार्बन की परमाणु, इस कार्बन तो और जैसे कि हमारे शरीर में भी कार्बन पाए जाते हैं, बॉडी, तो इस कार्बन में जो शरीर में रेशियो कार्बन का अलग होगा, सभी कंपोजिशन मतलब और भी तत्व होंगे, उस तत्व में कार्बन का रेशियो हो सकता है कि अलग हो, लेकिन वो फिक्स होगा शरीर से। और जो कार्बन के परमाणु होंगे, वो परमाणु उसमें चाहे जहां भी वो परमाणु हो, वो परमाणु, उस परमाणु में जो गुण है, उनके फीचर, वो हमेशा वही रहेंगे जिस स्रोत से आपने प्राप्त किया। और ये तत्व जब आपस में रासायनिक ये संयोजन होता है इनका, तो ये नए पदार्थ बनते, नए यौगिक बनते। और इन यौगिक में अब हम देखेंगे ये जो नए पदार्थ, ये जो नए चीज सामने निकल के आई है, अब इसमें कुछ हम फिजिकल चेंजेस को देखेंगे। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हमने यहाँ पर रासायनिक संयोजन के नियम में पहला नियम जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये नियम ये कहता है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना तो वो नष्ट होता है। मतलब ना कोई नया परमाणु बनता है, ना कोई जो परमाणु पहले से वो नष्ट होता है, परमाणु वही रहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप दोनों को लें और एक को एक तो दोनों के एक रेशियो में ले, उनको उनका रासायनिक संयोग कराए तो हमको जल मिलता है। तो जल जो है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मान लीजिए जो हाइड्रोजन 1 ग्राम है और ऑक्सीजन 9 ग्राम है, तो दोनों की क्रिया कराने पर ऑक्सीजन अगर 8 ग्राम है और हाइड्रोजन 1 ग्राम है, तो आप क्रिया कराने पर जो हमको जो जल प्राप्त होगा वह 9 ग्राम होगा, ना कि 10 ग्राम, ना कि 7 ग्राम, वह 9 ग्राम होगा। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके द्रव्यमान में कोई क्षय नहीं होगा, ना कोई वृद्धि होगी, जो नया पदार्थ हमको प्राप्त होगा। तो इसी तरह ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये रासायनिक संयोजन के नियम का पहला नियम है। अब दूसरे नियम की बात कर रहे हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में यह है कि लवाइजिए और उनके इस वैज्ञानिक लवाइजिए और उनके अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। जो यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, अब इन यौगिकों में जो तत्वों का अनुपात होता है, वो जिस स्थिति से आप जिस रिसोर्स से लेके आए हो, वो अनुपात बराबर बना रहता है। जैसे पानी में H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:8, ये रेशियो बराबर बना रहता है। मतलब कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो जो जल होगा वो 9 ग्राम जल होगा। तो ये रेशियो बराबर बना है किसी भी स्थिति में, अब जाए जहां से इसको जिस स्रोत से लाए हो। और दूसरी जैसे अमोनिया NH3, इसमें भी जो इन तत्वों में इनके जो रेशियो होता है द्रव्यमान का, इनके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो रेशियो होगा वो होगा 14:3 का। अर्थात जो यौगिक होते हैं उनमें जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं, और ये जो तत्व होते हैं इनका रेशियो, इनका अनुपात हमेशा किसी भी यौगिक के लिए, मान लो अलग अलग यौगिक के लिए स्थिर होता है, फिक्स होता है किसी भी स्थिति में। जैसे पानी के लिए अलग एक रेशियो 1:8, मतलब कि 1 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन, तो NH3 अमोनिया के लिए 14 नाइट्रोजन
3 हाइड्रोजन। तो ये बेसिक रेशियो हमेशा ये बराबर बरकरार रहता है इन यौगिकों में, इन तत्वों का अनुपात, ये स्थिर अनुपात का नियम हुआ। अब बात आती है अणु की, मॉलिक्यूल्स। अणु क्या होता है? साधारणतः अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। ये आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में जो अस्तित्व में रह सके। तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके वो अणु होता है। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से मिलकर बनते हैं। जैसे हीलियम और आर्गन का अणु एक परमाणु को, जैसे हीलियम, आर्गन इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु, कुछ तत्व के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे उसमें हीलियम, आर्गन और भी कई तत्व हैं जिनके हीलियम, आर्गन, तो इनके जो अणु होते हैं वो इस तत्व के एक परमाणु के द्वारा दर्शाए जाते हैं। लेकिन कुछ तत्व होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मतलब O2 एक अणु ये बनाते हैं, या फिर एक ऑक्सीजन और जोड़ते तो O3 जो ओजोन होता है। ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। ऑक्सीजन गैस O2, ओजोन O3। तो ये स्वतंत्र अवस्था में मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं और स्वतंत्र अवस्था में, और जो तत्व और यौगिक का वो सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में सरवाइव कर सके, रह सके। और हीलियम और आर्गन वैसे एक ऐसे तत्व हैं जिनके एक परमाणु द्वारा इनके अणु को दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं इन तत्वों के नामकरण को लेकर कि सोना, कार्बन, सोडियम, कॉपर। पहले तो जो तत्व जो पाए गए शुरुआती दौर में, उनका नाम उनके मतलब जिस स्थान पे वो जो उत्पन्न हुए, जहां से उनको पाया गया, उनके नाम पर रखा गया। फिर कुछ तत्वों को, जैसे कि कॉपर को साइप्रस, और कुछ तत्व, उसके बाद कुछ तत्वों को उनके कलर, रंग के अनुसार, जैसे सोना बेसिकली गोल्ड, ये बेसिकली इसका नामकरण ये बेसिकली किसी येलो के, किसी पीले रंग के किसी इंग्लिश नाम से आया है। तो इस तरह से नामकरण इनका रखा गया। फिर बात आती है इनकी सिंबल की, जिनको इनको सिंबल के रूप में लिखता है। जैसे मैंने हीलियम को HE लिखा, आर्गन को AR लिखा, कार्बन को C लिखते हैं, गोल्ड को AU लिखते हैं, कार्बन को C में डिनोट करते हैं सिंबल से, सोडियम को Na से। तो ये कैसे करते हैं? जैसे कुछ तत्वों का नाम तो अंग्रेजी के पहले अक्षर और दूसरे अक्षर के साथ का उपयोग करके लिखते हैं। जैसे कार्बन में C और कैल्शियम में Ca। कुछ में क्या कहते हैं, पहला लेटर और दूसरे लेटर का, पहले लेटर का कैपिटल लेटर, दूसरे लेटर का स्मॉल। जैसे कैल्शियम में Ca, C कैपिटल है, A स्मॉल है। लेकिन कुछ में इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर लैटिन या जर्मन, ग्रीक शब्दों के इस्तेमाल से इनके सिंबल को लिखते हैं। जैसे सोडियम ना करके आयरन आते हैं, आयरन लोहा जिसे कहते हैं, आयरन। ये आयरन का सिंबल होता है Fe। वो इसलिए इसका लैटिन नाम होता है फेरम, लैटिन नाम है इसका फेरम, और फेरम से Fe आया तो इसका सिंबल हुआ Fe, इसका प्रतीक हुआ Fe। वैसे ही सोडियम का नाम है नेट्रियम। सोडियम जो इसका जो Na सिंबल आया वो आया है नेट्रियम से, नेट्रियम। वैसे पोटेशियम के लिए, पोटेशियम को हम के लिए सिंबल के का इस्तेमाल करते हैं। और के कहां से आया? के आया शब्द कैलियम से, कैलियम।